आपने कभी सोचा है कि दरवाजे को हींग के पास धक्का देने से वो बहुत मुश्किल से खुलता है, लेकिन वहीं किनारे पर उसे धक्का देने पर वो बहुत आसानी से खुल जाता है। इसके पीछे जो कंसेप्ट है वही है जड़त्व आघूर्ण। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज उमाले और आप सभी का स्वागत है क्योंकि एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं 11th की फिजिक्स। और 11th की फिजिक्स का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 6 चैप्टर का हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है जड़त्व आघूर्ण, गुरुत्वीय केंद्र और जड़त्व आघूर्ण। तो आइए समझते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। गुरुत्वीय केंद्र, इससे पहले के वीडियोस में आपने सेंटर ऑफ मास के बारे में समझा हुआ था, माना द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। तो हमने उसमें देखा था कि अगर कोई वस्तु है तो उसके पूरे द्रव्यमान का, जितने उसके अंदर पार्टिकल्स है, कण है, अणु, परमाणु, तो उन सब कणों का कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्रित रहता है। उस एक पॉइंट को हम द्रव्यमान केंद्र कहते थे। लेकिन ऐसे ही एक जरूरी कंसेप्ट है गुरुत्वीय केंद्र का। ये दोनों शब्द और इनके मायने किसी एक चीज तक हम कहे तो ये एक समान है, लेकिन हमें उसके अंतर को भी समझना जरूरी है। तो यहां पे जो हम समझने जा रहे हैं वो है गुरुत्वीय केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहले इसकी अगर हम परिभाषा देखें, किसी पिंड का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर कार्य करने वाले सभी गुरुत्वीय बलों का परिणामी बल कार्य करता हुआ माना जा सकता है। अर्थात किसी पिंड का पूरा भार उसके गुरुत्वीय केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण भार कार्य करता हुआ माना जाता है वह गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। हम इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि आखिर ये गुरुत्वीय केंद्र होता क्या है। आप देखो, मान लो दो वस्तु है, द्रव्यमान केंद्र क्या है और गुरुत्वीय केंद्र क्या है, पहले इसके थोड़े से फर्क को हम समझते हैं। मान लो ये एक वस्तु है जिसमें बहुत सारे कण हैं। आप जानते हैं कोई भी जो वस्तु होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है। परमाणु, अणु, फिर उससे मिलकर के बने हुए पूरी की पूरी एक वस्तु, दुनिया की हर एक चीज, हर एक फिजिकल चीज इन जो मूलभूत कणों से, या हम कहें अणुओं, परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो हम कहें कि हर वस्तु के अंदर जितनी पूरे कण है वो कण का अपना एक द्रव्यमान जरूर होता है। मान लेते हैं ये कोई एक रैंडम वस्तु है जिसके अंदर बहुत सारे कण हैं, और हम मानते हैं कि इनका जो द्रव्यमान है, किसी का m1, किसी का m2, किसी का m3, m4, m5, mn, बहुत सारे कण। उन सब कणों का जो केंद्र बिंदु, द्रव्यमान केंद्र की अगर हम बात करें तो हम क्या मानते हैं कि जो पूरी वस्तु है उसका एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पर पूरे कणों का जो द्रव्यमान है वो केंद्रित होता है, जिसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो में समझ चुके हैं। मान लो जैसे ये सारे आपके पॉइंट्स है, इन सब का कणों का जो द्रव्यमान है वो इस एक पॉइंट पर, ये जो बीच में सेंटर पॉइंट है, इसके ऊपर केंद्रित है। तो इसको हम कह देते हैं कि इस पॉइंट का उसके लिए मास कैपिटल M, और ये जो बिंदु है यही क्या कहलाता है, आपका द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र, तो ये किसी वस्तु के लिए उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। लेकिन अगर हम बात करें आपके गुरुत्वीय केंद्र की, तो गुरुत्वीय केंद्र माना, आप देखो वैसे अगर देखा जाए तो 99% केसेस में जो द्रव्यमान केंद्र है और गुरुत्वीय केंद्र एक ही होता है। लेकिन कुछ जगहों पे, कुछ परसेंट में दोनों अलग अलग जाते हैं, डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारी चीजों में इनकी वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी। तो गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है? गुरुत्वीय केंद्र माना, हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है, ठीक है, और वो गुरुत्वाकर्षण बल उस चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होता है। तो मान लो यहां जो एक वस्तु है, उस वस्तु में भी बहुत सारे अणु, परमाणु और बहुत सारे कण हैं। इन कणों का अपना एक द्रव्यमान है।
हम दे देते हैं M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड एक्सेट्रा, इसी तरीके से Mn तक। तो ये सब जो कण है, इन सभी कणों के ऊपर जो पृथ्वी है वो अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होती है। माना हर एक पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो काम कर रहा होता है। मान लो ये कोई वस्तु है, तो इसके हर एक कण पे, इसके हर एक कण के ऊपर गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा होता है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से। तो वो गुरुत्वीय बल कितना होता है हम जानते हैं, उसी को हम कहते हैं भार। किसी वस्तु पे अगर गुरुत्वीय बल लग रहा है, माना उस कण का अपना एक भार है, और वो भार जो उस पे लग रहा होता है उसको हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका m3g, g माना आपका गुरुत्वीय त्वरण जो उस कण को धरती की ओर खींच रहा होता है। तो ये भार शब्द हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ हम सिर्फ द्रव्यमान की बात कर रहे थे कि जो वस्तु का द्रव्यमान है, हर एक कण का द्रव्यमान किसी एक पॉइंट के ऊपर केंद्रित रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गुरुत्वीय केंद्र की, तो गुरुत्वीय केंद्र का मतलब है कि जितने भी कण हैं उन सब का भार किसी एक पॉइंट के ऊपर केंद्रित रहता है। तो ऐसे केंद्र बिंदु को, ऐसे बिंदु को हम कहते हैं गुरुत्वीय केंद्र। गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है। जैसा मैंने पहले कहा कि अधिकतर केसेस में, क्योंकि अगर वस्तुएं, अगर हम माने कि जो वस्तुएं है वो पृथ्वी के आकार से बहुत छोटी है, तो दुनिया में मैक्सिमम चीजें तो जो हम यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं वो पृथ्वी के आकार से काफी छोटी है। तो उनका जो गुरुत्वीय केंद्र है और जो द्रव्यमान केंद्र है वो एक माना जा सकता है। जैसे मैंने ये चीज ली, इसका द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र में एक ही जगह होगा, ठीक है। लेकिन कई चीजें अगर वो बहुत बड़ी हो तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों का गुरुत्वीय केंद्र, द्रव्यमान केंद्र अलग हो सकता है, और गुरुत्वीय केंद्र की वैल्यू भी चेंज होती है, मानो उसकी पोजीशन चेंज होती है। जरूरी नहीं कि वो वस्तु के बीच में ही स्थित हो। एक एग्जांपल से हम यहाँ पे इसको समझते हैं। मान लो ये धरती है, ठीक है, ये है आपका अर्थ तल, और इसके ऊपर एक वस्तु है, और ये वस्तु का आकार समझो आप 10-12 किलोमीटर है। बहुत बड़ी वस्तु है और 10-12 किलोमीटर इसका जो आकार है वो शेप में 10-12 किलोमीटर है। इसमें बहुत सारे इसके जो द्रव्यमान है, अलग अलग पॉइंट्स के अपने अपने द्रव्यमान होंगे, M1, M2, और अगर मैं मान लूं कि सभी कणों का जो द्रव्यमान है वो सेम हो, मान लो सभी कणों का जो द्रव्यमान है वो मैं मान लेता हूं सेम ही है, m m m m m तो इन सभी कणों के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण जरूर लग रहा होगा। इन सभी कणों का अपना एक भार होगा, तो इसके ऊपर कौन सा गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा? g। ठीक है। तो अगर आप देखो कि यहां जो एक पॉइंट है, यहां जो एक पॉइंट है mg, जिसका गुरुत्वीय जिसका जो भार है वो है mg, ऊपर वाले का भी भार है mg। इस वस्तु को अगर मैं धरती की सतह से ऊपर ले जाना शुरू करता हूं, तो हम जानते हैं कि जैसे कोई चीज धरती की सतह से ऊपर जाना शुरू होती है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो लगना कम हो जाता है, और धीरे 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 अगर वो बहुत दूर गई तो बाद में तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का हम, या जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर ये वस्तु बहुत ऊपर तक चली गई है तो हम समझ सकते हैं कि ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण कम हो रहा है। तो हम ये कहेंगे अगर इस पूरी बॉडी का, जब ये धरती की सतह के पास है, तो इसका जो गुरुत्वीय केंद्र है, ये गुरुत्वीय केंद्र है इसका, मान लो गुरुत्वीय केंद्र है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ते जाएगी, तो आप जानते हो इस वस्तु में ही जो कण नीचे जिसका mg भार है और जो कण जिसका ऊपर mg भार है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो अगर मैं इस वस्तु में देखूं तो ये जो ऊपर में जो एक आपका मास है उसका जो भार है mg, तो यहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कम लग रहा होगा अगर हम तुलना करें नीचे के इस
mg भार के इस कण के कंपैरिजन में, इसकी तुलना में। क्यों? क्योंकि अभी इसका ये नीचे है, ये ऊपर है, तो जितना ऊपर जाएगा उतना गुरुत्वीय त्वरण कम होते जाएगा। तो यहां पर जो है गुरुत्वीय त्वरण कम होगा अगर हम तुलना करें इस बिंदु से। सिंपल सी बात है, नीचे है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा लग रहा होगा। अगर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा लग रहा होगा तो इस कण का जो भार है वो ज्यादा होगा, और ये जो कण है जिसका भार अभी mg है, अगर इसका गुरुत्वीय त्वरण कम है इस गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में, तो इसका भार कम होगा। तो अगर ऐसा हो रहा होता है इस कंडीशन में कि अगर ऊपर वाले कणों का जो भार है वो कम है और नीचे वाले कणों का भार वो ज्यादा हो रहा होता है, तो जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वीय केंद्र भी नीचे की ओर खिसक जाएगा। वो अब यहां नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। तो यहां पे आप समझ सकते हो कि गुरुत्वीय केंद्र फिक्स पॉइंट नहीं है, गुरुत्वीय केंद्र चेंज हो सकता है वस्तु की स्थिति के अनुसार। तो समझ में आ रहा होगा कि द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र में क्या फर्क है। गुरुत्वीय केंद्र माना भार की बात हो रही है, mg की बात हो रही है, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है जो सारे कणों पे लग रहा होता है। तो हमने ये माना इन सभी भारों का जो केंद्र है वो हम मान लेते हैं गुरुत्वीय केंद्र, कि ये सारे भार मिलके एक केंद्र बिंदु पर अपने उसको अगर हम मान लेते हैं, एक बिंदु पर केंद्रित मान लेते हैं। तो यही इसमें कहा गया, किसी पिंड का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर कार्य करने वाले सभी गुरुत्वीय बलों का परिणामी बल कार्य करता हुआ माना जा सकता है। सभी बलों का F=mg का जो परिणामी बल है वो इस केंद्र पे कार्य करता हुआ माना जा सकता है, अर्थात किसी पिंड का पूरा भार उसके गुरुत्वीय केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण भार कार्य करता हुआ माना जाए गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। मुख्य बिंदु क्या है? गुरुत्वीय केंद्र एक काल्पनिक बिंदु हो सकता है, ये पिंड के अंदर, बाहर या सतह पर भी हो सकता है। अगर कोई पिंड है, मान लो एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है, तो रिंग में तो बीच में तो खाली है, लेकिन फिर भी इस रिंग के लिए हम जो गुरुत्वीय केंद्र मानेंगे वो इसके सेंटर पॉइंट पे मानेंगे, जहां पे वो चीज तो कुछ है ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि कोई बिल्कुल उसके ठोस चीज के बीच में हो, वो खाली चीजों में ही माना, सतह के बाहर में भी गुरुत्वीय केंद्र माना जा सकता है। तो यही इसमें बताया कि अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। गुरुत्वीय केंद्र का स्थान पिंड के आकार एवं द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, जो हमने अभी बात की थी कि अगर ये आपकी वस्तु थी, ठीक है, जो हम अभी यहां बात कर रहे थे पीछे, कि अगर इस तरीके से कोई सिचुएशन हो रही है तो गुरुत्वीय केंद्र खसक भी जाता है। हम आगे के उदाहरण में और समझ लेते हैं। समान गुरुत्वीय क्षेत्र में क्या होगा भाई? यदि कोई पिंड समान गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित हो, जैसे कि पृथ्वी की सतह के पास, तो उस पिंड का गुरुत्वीय केंद्र द्रव्यमान केंद्र होता है ना, सतह पर है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि 99% केसेस में आप ये देखेंगे कि द्रव्यमान केंद्र और हमारा जो गुरुत्वीय केंद्र है वो दोनों समान होता है, एक ही जगह पे होता है। यहां पे आप देख सकते हैं इन सभी चीजों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये एक आप डिस्क देख रहे हो, इसका जो पूरा भार है वो कहां केंद्रित है? इसके मध्य में। यहां पे भी आप देखेंगे, यहां पे भी इसके मध्य में है। और ये रिंग आप देख रहे हो, इस रिंग में बीच में तो ये खाली है, इसमें तो कोई चीज है ही नहीं, इसमें कोई मटेरियल नहीं है, खाली है ये, लेकिन फिर भी इसका जो केंद्र बिंदु है, गुरुत्वीय केंद्र, वो मध्य में माना जाएगा, वो उस जगह पे केंद्रित होता है। ये बचपन में एक खिलौना आता था, ऐसे वो बलून वाला भी होता है, जिसमें ना सब लोग बहुत जोर से हिट करते हैं, और जब हिट करते हैं तो वो नीचे होता है और वापस ऊपर हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो उसके तले में केंद्रित होता है, क्योंकि वहां वजन होता है। वहां पे आप देखोगे वेटेड चीज रखी हुई होती है, तो उसको ऐसे बनाया जाता है कि उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो नीचे है। गुरुत्वीय केंद्र जितना नीचे होता है ना, तो वो चीज उतनी ही स्टेबल होती है, उतनी ही स्थिर, हम कहेंगे साम्यावस्था में होती है। तो गुरुत्वीय केंद्र उसका देखो यहाँ नीचे है, ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ये आपका गुरुत्वीय केंद्र। तो ये क्या करता है? गुरुत्वीय केंद्र इसको स्थिर रखता है, इसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करो लेकिन वापस वो साम्यावस्था में ही उसको लेकर के आता है। तो गुरुत्वीय केंद्र का बड़ा रोल है। आप देखेंगे कि जो रोड होती है
रोड्स हमारी जो होती है ना, वो थोड़ी सी जहां पे मोड़ होता है, तो वहां ऐसा नहीं कि सीधे सीधे करके वो मोड़ करते हैं, वो हल्का सा मोड़, थोड़ा कर्व देते हैं, थोड़ा सा उठा देते हैं वहां से। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी ऐसी आती है तो जैसे ही वो मोड़ पे अगर इस तरीके का उठाव नहीं दिया गया, उसका द्रव्यमान केंद्र सेट नहीं रहा वहां पे, तो वो गाड़ी पलट सकती है, क्योंकि इतनी तेजी से मुड़ती है। तो वो इसीलिए किया जाता है कि गुरुत्वीय केंद्र उसका सही रहे, स्थिर रहे। कुछ सरल पिंडों के गुरुत्वीय केंद्र कहां कहां होते हैं भाई? समान मोटाई की छड़, छड़ का गुरुत्वीय केंद्र उसके मध्य बिंदु पर होता है। मान लो कोई एक छड़ है, मान लो ये कोई एक छड़ है, तो इस छड़ का जो समान मोटाई की छड़ है, तो छड़ का गुरुत्वीय केंद्र कहां होगा? उसके मध्य बिंदु पर, जहां इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, जहां इसका द्रव्यमान केंद्र होगा वहीं पर इसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो भी वही होगा। आयताकार पटल, आयत का गुरुत्वीय केंद्र उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर होता है। देख लेते हैं हम आयताकार पटल। मान लो ये एक आयताकार पटल है, मान लो ये थोड़ा बहुत चेंज है इससे, इतना सही नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसका कहना है कि विकर्णों के उस पे होता है, विकर्णों के उस पे। विकर्ण माना उसके कहां से कहां गए? विकर्णों के प्रतिच्छेद पे। विकर्णों के प्रतिच्छेद पे, यहां पे ये इसका गुरुत्वीय केंद्र होगा अगर एक आयताकार पटल है तो। फिर वृत्ताकार पटल में वृत्त का गुरुत्वीय केंद्र उसके केंद्र पर ही होता है ना, क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे कि मैक्सिमम जगहों पर जो आपका द्रव्यमान केंद्र है और आपका सेंटर पॉइंट, जो भी आप मानो इसको सेंटर पॉइंट, तो केंद्र बिंदु पर ही होता है, तो द्रव्यमान केंद्र भी वही है और उसका गुरुत्वीय केंद्र भी उसी बिंदु पर है। फिर अभी हम आते हैं अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है जड़त्व आघूर्ण। लेकिन जड़त्व आघूर्ण को समझने से पहले कुछ एक टर्म्स जो हम पहले समझ चुके हैं, कुछ क्वांटिटीज जिनके बारे में हम पहले जान चुके हैं, तो उसको हम पहले फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं ताकि हम इस कंसेप्ट को समझ सके। तो यहां सबसे पहले हमने जड़त्व को पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम हमसे क्या कहता था? देखिए इसकी डेफिनेशन है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की स्थिति को बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो, है ना। ये जड़त्व का नियम था कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति करती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, या अगर कोई वस्तु रखी हुई है आराम की अवस्था में, रेस्ट में है, तो वो वस्तु तब तक ही रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो भाई कोई पहिया है, पहिया कब तक नहीं घूमेगा? जब तक उस पर फोर्स ना लगे, उस पर जब तक बल लगेगा तब वो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो रुकेगा कब तक नहीं? रुकेगा तब तक नहीं जब तक कि उसके अपोज में कोई फोर्स ना लग रहा हो, उसको रोकने के लिए ना लग रहा हो, तब तक वो घूमते रहेगा। हम देखते हैं ना कई बार, जैसे साइकिल है, साइकिल के पैडल आपने मार दिए हैं लेकिन वो चलते ही रहती है, ठीक है, गति में ही रहती है, और थोड़ी देर बाद घर्षण के कारण फिर वो रुकती है। तो जड़त्व नियम माना जो वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में बने रहना चाहती है ना। मान लो अगर ये एक पेन है, ठीक है, ये रखा हुआ है किसी टेबल के ऊपर, तो ये तब तक रखा रहेगा जब तक इसको कोई बल ना लगाया जाए, ठीक है। जब इस पे बल लगाया जाएगा, इसको धक्का दिया जाएगा, इसको गिराया जाएगा फोर्स लगा के, तब तक ये अपनी स्थिति को नहीं बदलता है। ये होता है जड़त्व, ठीक है। जड़त्व जो होता है, वस्तु का जड़त्व, वो किसके समानुपाती होता है? वो होता है
द्रव्यमान के समानुपाती। देखो कोई चीज, किसी चीज को, मान लो ये एक हल्का पेन है, तो इसका द्रव्यमान देखोगे तो कम है, ठीक है। द्रव्यमान कम है तो इसको इस स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाना बहुत आसान है। लेकिन इसकी बजाय अगर एक ईंट होती, यहाँ पे मेरे हाथ में एक ईंट होती, तो ईंट का जो द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा है, तो उसे रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, उसे उसकी स्थिति को बदलने के लिए मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जड़त्व के समानुपाती होता है, ठीक है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ही ज्यादा उस वस्तु का जड़त्व होगा, क्योंकि उस वस्तु की स्थिति को बदलने के लिए उतना ही फिर उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। सरल रेखीय गति में हमने ये सारी चीजों को देखा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे घूर्णन गति की, ठीक है। तो घूर्णन गति की बात कर रहे हैं और यहाँ टर्म आ रहा है आपका जड़त्व आघूर्ण। तो घूर्णन गति में क्या होता है, जैसे एक जड़त्व यहां है सरल रेखीय गति में, ऐसे ही एक जड़त्व होता है आपके घूर्णन गति में, ठीक है। और वो जड़त्व होता है घूर्णी जड़त्व, ठीक है। क्योंकि यहां बात हो रही है घूमने की, रोटेशन की। यहां आप देख सकते हो जड़त्व सरल रेखा में काम कर रहा था, यहां पे बात है घूमने की। मान लो कोई चीज है, कोई वस्तु है, और वो ये एक अक्ष है, ठीक है, ये एक अक्ष है, घूर्णन अक्ष, ये एक अक्ष है, घूर्णन अक्ष। तो कोई वस्तु है, मान लो ये ऐसे एक वस्तु है, इसको अगर घुमाया जा रहा है इस अक्ष के परितः, ठीक है, तो यहां भी जड़त्व का नियम काम करता है, घूर्णी जड़त्व जिसे कहते हैं। जैसे वहां जड़त्व था कि कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर बल ना लगाया जाए, बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, या फिर वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो वही चीज यहां होती है, कोई वस्तु तब तक ही घूमेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए उसको रोकने के लिए, और तब तक ही रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए घूमने के लिए। इसे हम कहते हैं घूर्णी जड़त्व। सब परिभाषा सेम है, लेकिन बस यहां बात आ रही है घूमने की। यहां वही नियम घूमने पर लागू होता है कि अगर वो वस्तु तब तक घूमती ही रहेगी जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए, या फिर रुकी ही रहेगी जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो ये होता है घूर्णी जड़त्व। जो टर्म यहाँ जड़त्व का है वही टर्म यहाँ पे घूर्णी जड़त्व का है। तो क्या इसका परिभाषा है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी घूर्णन गति की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना हो। सॉरी, बल की बात नहीं, यहाँ बल आघूर्ण की बात होगी। वहां बल होता है, सरल रेखीय गति में हम फोर्स की बात करते हैं, यहाँ बल आघूर्ण है। माना बल का वो बल लगाने से अगर कोई वस्तु पे प्रभाव पड़ रहा है घूमने के लिए, वो उसका आघूर्ण, बल आघूर्ण, जिसके कारण वस्तु रोटेशन में आ रही होती है। बल आघूर्ण की बात हम करेंगे यहाँ। तो बल आघूर्ण जो होता है वो यहाँ बल के समानुपाती है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं बात करूं जड़त्व की, तो यहां पे उसकी इक्वल में क्या होगा, घूर्णी जड़त्व। ठीक है, वहां बात होती है बल की और यहां बात होती है बल आघूर्ण की। यहां बात हो रही होती है बल आघूर्ण की। जड़त्व घूर्णी जड़त्व, बल बलाघूर्ण। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमने बात की थी कि वस्तु का जो जड़त्व है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान ज्यादा है, जड़त्व ज्यादा होगा। द्रव्यमान कम है, जड़त्व कम होगा। यहां पर भी द्रव्यमान के समतुल्य एक दूसरा शब्द आता है जिसे ही हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। जितना ज्यादा जड़त्व आघूर्ण होगा उतना ही घूर्णी जड़त्व होगा, जितना कम जड़त्व आघूर्ण होगा उतना ही कम घूर्णी जड़त्व होगा। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि सरल रेखा गति में जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता था।
देखो यहाँ पे, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी घूर्णन गति की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बलागुण कार्यरत ना हो, वो घूर्णी जड़त्व। उदाहरण, पंखे का स्विच ऑफ करने के बाद भी पंखा कुछ समय तक चलता है। हम देखते हैं ना, पंखे का स्विच आपने ऑफ किया तो धीरे धीरे होते होते वो बंद होता है, ठीक है। चालू करते तो भी धीरे धीरे चालू होके वो स्पीड पकड़ रहा होता है। तो यहां सेम जो घूर्णी जड़त्व है वो जड़त्व आघूर्ण के समानुपाती होता है, ठीक है। जैसे नोट, अतः रेखीय गति में जो महत्व द्रव्यमान का होता है वही महत्व घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो क्वांटिटी यहाँ द्रव्यमान के लिए हो रही होती है, मतलब द्रव्यमान जो क्वांटिटी यहाँ है सरल रेखीय गति में जो काम कर रही है, वही यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण कर रहा होता है, जड़त्व आघूर्ण। तो जैसे भाई हमने बात की कि अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व ज्यादा होगा, द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होता है। ऐसे ही जड़त्व आघूर्ण वो क्वांटिटी है द्रव्यमान के समतुल्य जो हमें ये बताएगी कि अगर जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है तो घूर्णी जड़त्व ज्यादा होगा, और द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण अगर कम है तो घूर्णी जड़त्व भी कम होगा। ये इसमें बताया गया। अब जड़त्व आघूर्ण निकाला कैसे जाए, उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए। तो जड़त्व आघूर्ण को आई से रिप्रेजेंट करेंगे हम, इंग्लिश में इसे ही कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो एक वस्तु है, एक रैंडम वस्तु ले लेते हैं हम, और ये जो वस्तु है ये इस घूर्णी अक्ष के परितः, ये क्या है इसका घूर्णी अक्ष, इस घूर्णी अक्ष के परितः ये घूमती है, ठीक है। तो इस पे कई सारे कण हैं जिनका अपना अपना द्रव्यमान है। मान लो ये है M1, M2, M3, M4, M5, Mn, n नंबर ऑफ कण है, वहां पे पार्टिकल्स है जिनका अपना अपना द्रव्यमान है। तो ये जो सारे कण हैं इन सब की घूर्णी अक्ष से जो दूरी है, ये इसको हम ले लेते हैं R1, ये आपका R2, R3, R4, R5, Rn। घूर्णी अक्ष के परितः घूमती हुई वस्तु में स्थित अनेक कण, ठीक है। तो किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए, अच्छा ये सब R1, R2, R3 क्या है? जो भी पार्टिकल्स है आपके, जो भी कण है, M1 मास का एक कण है, M2 का एक कण है, पार्टिकल है, तो उसकी घूर्णन अक्ष से जो दूरी है R1, R2, R3 से हमने उसे यहां रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो यहां पे हमने अज्यूम किया, माना एक वस्तु n कणों से मिलकर बनी हुई है जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1, M2, M3, Mn तक एवं घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है, ये घूर्णन अक्ष है, उससे उसकी लंबवत दूरी है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्रमशः R1, R2, R3 और Rn तक है। तो जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या है? हर एक पार्टिकल का जो द्रव्यमान है M1, M2, M3, उनकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर। जैसे M1 के लिए अगर हम देखें, M2 के लिए देखें, M3 के लिए देखें, गुणित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा भाई? M1 के लिए M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 के लिए M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 के लिए M3 R3 स्क्वायर, और ऐसे करते करते Mn Rn स्क्वायर। तो इस तरीके से किसी वस्तु का आप जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। लेकिन ये नियम तो सिर्फ तभी आप लागू कर सकते हो कि मान लो भाई अगर ये एक रॉड है, मतलब घूर्णन अक्ष है, और इसके परितः बस कुछ एक द्रव्यमान हो, इतना एक द्रव्यमान हो, मान लो 2, 3, 4, 5 कण हो, ठीक है, 10 कण हो, 20 कण हो, तो वहां तक तो ये रूल आपका लग जाएगा। इसको मान लो M1, M3, M4, M5 एंड Mn मान लो, ये है R1, R2, R3, R4, R5, Rn। तो अगर लिमिटेड, बहुत कम संख्या में
इस तरीके से पार्टिकल्स हो जो एक घूर्णन अक्ष के परितः कुछ कुछ लगे हुए हो, तो उस स्थिति में तो आप जड़त्व आघूर्ण इस एक रूल को फॉलो करते हुए, फॉर्मूला को फॉलो करते हुए निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम कहें कि एक बॉडी सतत है, यूनिफॉर्म मास है उसके ऊपर में, तो अब अगर उसका आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो ये रूल लगाना तो कहीं से भी बुद्धिमत्ता नहीं होगी। तो क्या होता है कि भाई एक वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर तो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे, अणु होंगे, परमाणु होंगे, तो हम उसके लिए ये रूल कैसे लगाएंगे? तो ये इसके लिए संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां तो ये रूल ठीक है थोड़े इसके लिए, लेकिन यदि वस्तु का द्रव्यमान सतत हो, तो सतत हो, एक समान हो, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? मान लो ये एक घूर्णन अक्ष है, ये आपका घूर्णी अक्ष है। और उसके परितः एक रॉड है। ये जो रॉड है, ये रॉड इस घूर्णन अक्ष के परितः घूम रही है। ठीक है, ये जो रॉड है इस घूर्णन अक्ष के परितः रोटेट हो रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये तो सतत है, इसमें आप मान लो द्रव्यमान सतत है, हर एक जगह एक समान द्रव्यमान है इसके ऊपर में। अब इसके ऊपर तो कितने कण होंगे, पॉसिबल नहीं है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? हम ये मान लेंगे कि इस पूरी बॉडी में एक छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं। ये छोटा सा मास, मान लो इस पूरे बॉडी का मास है m। ठीक है, तो ये जो छोटा सा हमने पार्ट लिया है इसका मास है मान लो dm, और इसकी घूर्णन अक्ष से जो दूरी है, घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी मान लेते हैं हम r। फिर इस dm के लिए हम जड़त्व आघूर्ण निकाल लेते हैं, और अगर हम इसका समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन इसका कर देते हैं, तो हमें इसकी पूरी बॉडी का जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। तो हमने यही किया यहाँ पे, I इक्वल टू क्या किया, r स्क्वायर dm। dm क्या हो गया आपका? dm आपका वो छोटा सा मास हो गया है ना। तो इसकी मदद से हमने इसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि हमने एक छोटे इसका निकाला है ना, एक छोटे से कण के लिए, छोटे से पार्ट के लिए जो dm मास का है उसके लिए हम निकाल रहे हैं, और r से r उसकी दूरी है, तो dm इंटू आर स्क्वायर अगर हम छोटे का निकाल लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, तो हमें इस पूरी बॉडी के लिए, इसकी पूरी बॉडी के लिए हमको जो है, हमको यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा अगर हम इस छोटे से dm के लिए यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं तो, और उसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हम कर देते। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है अगर सतत द्रव्यमान हो किसी वस्तु का, एक समान। अब जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक है जिनके ऊपर आपका जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है? पहला है द्रव्यमान। यस, हम जानते हैं कि हमारा जो जड़त्व आघूर्ण है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान के ऊपर। हमने इससे पहले भी देखा कि भाई अगर कोई वस्तु है, कोई वस्तु का द्रव्यमान अगर ज्यादा होता है तो वो वस्तु का जो जड़त्व है वो भी ज्यादा होता है। सेम यहाँ पे भी है, कोई वस्तु अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो नेचुरली उसका जड़त्व आघूर्ण भी ज्यादा होगा, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण भी फिर वो वस्तु घूमने में भी थोड़ा सा टाइम लगाएगी और रुकने के लिए भी टाइम लगाएगी, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण उसका ज्यादा होगा। तो नेचुरली द्रव्यमान पे वो निर्भर करता है। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लो कोई वस्तु है और घूर्णन अक्ष से उसकी जो दूरी है, वो दूरी जितनी ज्यादा होगी उस द्रव्यमान की, तो वो उतना ही ज्यादा उसका जड़त्व आघूर्ण होगा। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, जैसे आप देखो, हम बात कर रहे थे गेट की, कि गेट का जो हिंग होता है, अगर आप उसके पास फोर्स लगाओगे तो वो उतने आसानी से खुलेगा नहीं, लेकिन अगर आप उसके घूर्णन अक्ष से दूरी पर जहां पे लैच लगा हुआ है वहां पे अगर आप धक्का लगाते हो तो गेट आसानी से खुल जाता है। जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना ही जड़त्व आघूर्ण भी ज्यादा होगा। ऐसे ही आप अगर देखेंगे जो साइकिल का पहिया होता है,
तो साइकिल के पहिए में आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे तार होते हैं, स्पोक्स लगे हुए होते हैं, और वो स्पोक्स जो होते हैं वो उसकी परिधि पे एक पट्टी होती है, उसके ऊपर टायर होता है और वहां से वो जुड़े हुए होते हैं। सोचने वाली बात है कि चाहे तो हम एक पूरी की पूरी कंप्लीट एक सतत फ्रेम भी वहां लगा सकते थे, लेकिन वो लगाने के बजाय हमने वहां स्पोक्स लगाए हैं। छोटे छोटे तारों का इतना जटिल जो स्ट्रक्चर है वो क्यों किया? क्योंकि उसका जो घूर्णन अक्ष है उससे उस द्रव्यमान की, उस वस्तु की जितनी दूरी है, ठीक है, वो जो परिधि है वो जितनी दूर है, तो उतना ही ज्यादा उसका जड़त्व आघूर्ण होता है ना। इसलिए आप देखिए क्या होता है कि जो छोटी छोटी गाड़ियां होती है, या जो बच्चे जो साइकिल चलाते हैं छोटी वाली, उसके पहिए छोटे छोटे होते हैं, तो अगर वो उसको पैडल भी मारते हैं ना, तो वो ज्यादा दूर आगे तक अगर पैडल चला करके छोड़ते हैं तो वो ज्यादा दूर आगे बढ़ती नहीं है, वो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। लेकिन अगर इसके अपोजिट आप देखो, साइकिल में आप पैडल मार रहे हो, पैडल मार के आपने छोड़ दिया है, तो भी आपकी साइकिल बहुत दूर तक ऐसे ही चलती हुई जाएगी, क्योंकि उसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होता है, क्योंकि उसके घूर्णन अक्ष से उसकी जो लंबवत दूरी आर है वो ज्यादा होती है। ऐसे ही आप देखोगे पंखे में भी, अगर एक छोटा पंखा है, ठीक है, तो सीलिंग फैन है छोटा वाला, तो वो स्टार्ट भी मान लो उसका द्रव्यमान सेम है, मतलब उसका द्रव्यमान मान लो दोनों का, एक बड़े पंखे का और उसका सेम भी हो, लेकिन अगर आप देखो कि उसके जो पंखे हैं वो अगर छोटे हैं पंखुड़िया, ठीक है, और दूसरा जो पंखा है उसकी पंखुड़िया बड़ी है, और मान लो द्रव्यमान सेम है, फिर भी आप देखोगे जो छोटा फैन है वो शुरू भी बहुत तेजी से होता है और रुकता भी, बंद भी बहुत तेजी से हो जाता है। जैसे आप स्विच ऑफ करोगे ना, बड़े तेजी से बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका जो घूर्णन अक्ष से दूरी है छोटे पंखे में वो कम हो जाती है, इसीलिए वो जड़त्व आघूर्ण उसका कम हो जाता है। और अगर उसके पंखे लंबे होते हैं, तो लंबे पंखे होने के कारण आप देखोगे कि वो घूमने में भी थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है, और रुकने में भी वो टाइम लेता है। तो ये सारे उदाहरण आपके इससे संबंधित है, जड़त्व आघूर्ण से। यहां तीसरा है द्रव्यमान का वितरण। द्रव्यमान का वितरण भी, कि द्रव्यमान वस्तु में किस तरीके से वितरित है। अगर किसी तरफ ज्यादा द्रव्यमान है, किसी तरफ कम है, तो उस पे भी आपका जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। और एक उदाहरण देखो, गाड़ी अथवा साइकिल के पहिए में अधिकतम द्रव्यमान परिधि पर होता है, जो मैं आपसे बात कर रहा था, जिसे केंद्र से स्पोक्स से जोड़ा जाता है ना। हमने पहिया देखा हुआ है, आपका जो पहिया होता है, घूर्णन अक्ष होता है, स्पोक्स से ये जुड़ा हुआ होता है। आप हमारी हर गाड़ी में होता है। अगर आप देखोगे कि जो हमारी कार होती है, या जो, तो उसमें भी अगर आप देखोगे उनके जो पहिए होते हैं, तो पहियों में बीच में ऐसा घूर्णन अक्ष होता है और फिर कुछ शेप होता है, ऐसे इस तरीके से कुछ शेप होगा जो खाली रहेगा, और उसका जो टायर, उसकी जो पट्टी है, मैक्सिमम जो द्रव्यमान है उसका वो परिधि पर होता है। यही कंसेप्ट उसके काम करता है वहां पे। दूसरा एक और इसका उदाहरण है गति पालक चक्र। गति पालक चक्र या फ्लाईव्हील उसको कहते हैं, फ्लाईव्हील, गति पालक चक्र या फ्लाईव्हील, जो हर एक गाड़ी में लगा हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील का जड़त्व आघूर्ण बहुत ज्यादा होता है। एक व्हील लगा हुआ होता है अंदर ही, इंजन के पास ही, ठीक है, और वो फ्लाईव्हील क्या करता है, उसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होता है। अब होता क्या है, हम चाह रहे हैं कि अगर कोई गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले, तो वो कंटिन्यू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को मेंटेन करके रखे, हम ये चाहते हैं। लेकिन इंजन ऐसा कंप्लीट पूरे टाइम तक एक समान बलाघूर्ण प्रोवाइड नहीं करता है। वो कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको चलाएं, तो अगर इंजन से डायरेक्टली ये सब चीजें कनेक्टेड हो तो ये संभव नहीं है। तो अब क्या किया जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वहां पिस्टन के पास में ही लगाया जाता है एक फ्लाई व्हील, गति पालक चक्र। वो फ्लाई व्हील का जड़त्व आघूर्ण बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए अगर फ्लाई व्हील से फिर बाद में आपके व्हील्स कनेक्टेड रहते हैं, तो होता क्या है कि मान लो अगर इंजन जो है, इंजन का बलाघूर्ण कम हो भी गया, लेकिन इस फ्लाईव्हील का जड़त्वाघूर्ण इतना ज्यादा होता है कि उससे जुड़े हुए जो पहिए हैं वो अपना जो जड़त्व आघूर्ण है वो आघूर्ण उसको दे देता है, ट्रांसफर करता है पहियों को। तो पहियों की जो स्पीड है वो मेंटेन रहती है।
तो इसी कारण से हर गाड़ी में फ्लाईव्हील जरूर लगाए जाते हैं। पहले की जो गाड़ियां होती थी उसमें बहुत बड़े बड़े फ्लाईव्हील लगते थे, स्पेशली अगर हम ट्रेन वगैरह की बात करें। लेकिन अभी तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका जड़त्व आघूर्ण बहुत ज्यादा होता है और वो हर गाड़ी में लगाए जरूर जाते हैं ताकि आपके जो स्पीड है वो मेंटेन रह सके। अगर वो फ्लाईव्हील ना लगे रहे तो आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा या 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को मेंटेन नहीं रख सकते, क्योंकि इंजन कंटिन्यू एक समान बल आघूर्ण प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो ये इसके दो उदाहरण हो गए। एक हो गया आपका साइकिल का पहिया, दूसरा हो गया फ्लाईव्हील या गतिपालक चक्र। इसको गतिपालक चक्र भी कहते हैं हिंदी में। अब परिभ्रमण त्रिज्या, ये है परिभ्रमण, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के से। क्या होती है परिभ्रमण त्रिज्या? किसी वस्तु की घूर्णन अक्ष से मापी गई वह लंबवत दूरी जिसके वर्ग को वस्तु के कुल द्रव्यमान से गुणा करने पर अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ये कोई एक वस्तु है और इस वस्तु पे अलग अलग द्रव्यमान है। मान लो ये एक M1 है, ये एक M2 है, M3 है, M4 है, और इन सब की घूर्णन अक्ष से दूरी है, इसकी है R1, R2, R3 और ये R4। तो रेडियस ऑफ गायरेशन या घूर्णन त्रिज्या किसको कहा जाता है? कि ये जो पूरी वस्तु है इसके अंदर ये जो पूरे द्रव्यमान है, अगर मैं ये मान लूं कि ये सभी द्रव्यमानों का कोई कि एक जगह पे ये केंद्रित है और उसका जो मास है वो है कैपिटल M। हम ये मान लेते हैं कि इस वस्तु के सभी पिंडों का, माना सभी पॉइंट्स का, पार्टिकल्स का, कणों का जो द्रव्यमान है वो एक पॉइंट पर केंद्रित है जिसका जो मास आ रहा है वो है कैपिटल M। तो इस केंद्र से घूर्णन अक्ष की जो दूरी है उसको हम कहते हैं घूर्णन त्रिज्या, या उसी को हम कहते हैं परिभ्रमण त्रिज्या। क्या है? वस्तु है, वस्तु के अंदर बहुत सारे द्रव्यमान कण है, M1, M2, M3, M4 इनके द्रव्यमान है, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरी है R1, R2, R3 और आगे आप मानते रहो। अगर हम ये मान ले कि इन सभी पार्टिकल्स के द्रव्यमान का जो केंद्र है वो एक किसी पॉइंट पे केंद्रित है जिसका मास है कैपिटल M, उस जो केंद्र है उस केंद्र से जो दूरी है उस दूरी को हम कहते हैं घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल K से। तो क्या कहना होता है भाई कि बेसिकली अगर मैं इस परिभाषा को थोड़ा सा और आपको डिफाइन करूं तो इसका मतलब ये है कि ये जितने द्रव्यमान आपको दिख रहे हैं इनके कारण जिस पूरी वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण आपको मिलेगा वो किसके बराबर होगा? वो उस जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा जो कि आपको तब मिल रहा है जब आप सभी द्रव्यमानों को एक पॉइंट पे केंद्रित मान रहे हैं और जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी है K। तो चाहे पूरी वस्तु मान लो I इज इक्वल टू mr² है, अभी मैं आगे आपको बताता हूं, वो किसके बराबर होगा? mk² के बराबर होगा। तो ये जड़त्व आघूर्ण और पूरी वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण है वो एक दूसरे के बराबर होता है, और उसमें जो K है वो आपकी घूर्णन त्रिज्या है। यहां आप देखो I इक्वल टू mk², ठीक है, K यहां आप वही हो गया, आपकी घूर्णन त्रिज्या हो गई। तो इस पूरी वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण है हम बोल सकते हैं वो I इज इक्वल टू mk² है। तो यहाँ m को हमने नीचे ले गए, I/m इक्वल टू k², तो k क्या आ गया? √I/m।
तो जो आपकी घूर्णन त्रिज्या है उसका ये एक फॉर्मूला होगा, जहां आई वस्तु का क्या है, जड़त्व आघूर्ण, के है घूर्णन त्रिज्या और एम है पूरी वस्तु का द्रव्यमान। एक एग्जांपल से हम इसको करके देखते हैं। मान लो एक डिस्क के लिए, उदाहरण हम लेते हैं एक डिस्क के लिए। एक डिस्क के लिए, डिस्क क्या होती है भाई? मान लीजिए ये एक डिस्क है। ये एक डिस्क है, ठीक है। और इस डिस्क का जो ओवरऑल जड़त्व आघूर्ण होता है वो है एम आर स्क्वायर बाई 2। ये घूम रही है, सॉरी, ये घूम रही है, ठीक है, घूर्णी अक्ष। और इसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये होता है, आगे हम इसको फाइंड आउट भी करके देख लेंगे। और इसमें हम क्या मान के चल रहे हैं कि इसकी जो घूर्णन त्रिज्या है वो है, एक पॉइंट है जिसकी घूर्णन त्रिज्या और इस वस्तु का टोटल मास है m, और जो घूर्णन त्रिज्या है वो है k। तो इसके हिसाब से अगर हम परिभाषा के हिसाब से देखें तो इसका ये कहना है कि पूरी वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण है बहुत सारे पार्टिकल्स के कारण वो किसके बराबर होगा, इस m के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां हम देख लेते हैं कि भाई इक्वेशन नंबर 1, हम जानते हैं कि वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण है, डिस्क का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो 1/2 mr स्क्वायर होता है। और हमें पता है कि I इक्वल टू एम के स्क्वायर भी होता है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पर, दोनों इक्वेशंस की तुलना करने पर, तो हम देखेंगे दोनों को बराबर कर देते हैं हम। एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम से एम यहां कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू के स्क्वायर, के आ गया आपका आर अपॉन रूट 2, है ना। तो आर अपॉन रूट 2 कितना होता है, आर अपॉन 0.707, ऐसे कुछ, इसको आप फाइंड आउट करके देख लेना। 1 अपॉन रूट 2 0.707 कुछ होता है, तो वो हो जाएगा आपका घूर्णन त्रिज्या, ठीक है। तो घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, या परिभ्रमण त्रिज्या, कि अगर हम सारे मासेस को एक पॉइंट पे केंद्रित मान लेते हैं तो उस सेंटर ऑफ मास के से घूर्णी अक्ष की जो दूरी है उसको मान लेते हैं के। और इनका कहना है कि ये जो आपको जड़त्व आघूर्ण मिल रहा है ये पूरी वस्तु के जो जड़त्व आघूर्ण है जो अलग अलग पार्टिकल्स के कारण मिल रहा है वो, और ये बिल्कुल समान होते हैं। हमने उसी को रख करके हमने यहाँ पे क्या निकाली, हमने घूर्णन अक्ष की जो त्रिज्या है, घूर्णन त्रिज्या, वो त्रिज्या को हमने यहां से फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से ये होता है। तो अभी है जड़त्व आघूर्ण के प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है इसमें, और जिसके डेरिवेशंस तो इसमें नहीं है लेकिन इसके कंसेप्ट इसके अंदर है कि आखिर ये थ्योरम क्या है, ये प्रमेय क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें जड़त्व आघूर्ण के जो दो प्रमेय हैं उसमें पहला है लंबवत अक्षों की प्रमेय। क्या होती है इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको डायग्राम बना के हम समझते हैं। किसी तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उस तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा यदि वे सभी एक ही कटान बिंदु से गुजरते हैं। अगर जो तीनों अक्ष है वो एक ही कटान बिंदु से गुजर रहे हैं तभी यह नियम लागू होगा। कैसे, इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लो एक वस्तु है,
चलो एक सर्कुलर ही ले लेते हैं। अक्ष, ठीक, ये y अक्ष है, ये आपका x अक्ष और ये है आपका z अक्ष। ये आपका जो वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु गोल, ठीक है, ये गोल है, मान लो ऐसे सर्कुलर शेप में, वृत्ताकार, एक डिस्क जैसे ही समझ लो आप इसे, और वो घूम रही है इस तरीके से, ठीक है, माना ये उसकी अक्ष है, y अक्ष के परितः ये घूम रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके तल के लंबवत ये एक्सिस है और ये ऐसे ऐसे घूम रही है। तो इस थ्योरम का ये कहना है कि अगर ये वस्तु जो इस अक्ष के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रही है, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो किसके बराबर होगा? अगर उस तल में स्थित जो दूसरे लंबवत अक्ष है उनके परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर। मान लो ये जो डिस्क है अभी अगर इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, कुछ ऐसे, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये जो वस्तु है वो इसके परितः घूम रही हो, ठीक है, एक्स एक्सिस के परितः घूम रही हो, और उसका जो जड़त्व आघूर्ण है मान लो वो हो आई एक्स, और ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस को देख लो, अगर ये जेड एक्सिस है आपकी, मान लो ये जेड एक्सिस है, तो यही जो वस्तु है इसके परितः अगर वो घूम रही हो ऐसे ऐसे, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा तो इन दोनों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर आपका तीसरा जो आपका जो ये लंबवत y एक्सिस में जो जड़त्व आघूर्ण होगा ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये वस्तु है, फिर से हम बात करते हैं, इसके तल के लंबवत जो अक्ष है और उसके परितः वस्तु जो घूम रही है, तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो इसके ही जो दो और एक्सिस है ना, दो अक्ष है x और z, अगर वो वस्तु इन अक्षों के परितः घूम रही हो तो उनके कारण जो जड़त्व आघूर्ण होगा x में और y में, z में, इन दोनों के योग के बराबर आपका ये तीसरा वाला होगा, ठीक है। तो यही इस कंसेप्ट का, ये प्रमेय का कहना होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यही यहाँ पे बताया कि जो आई वाई है वो किसके बराबर होगा? इन दोनों के योग के बराबर। इसलिए इसमें कहा, अच्छा लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन इसकी एक है कि यदि वे सभी एक ही कटान बिंदु से गुजरते हैं, जो अक्ष है वो एक ही कटान बिंदु से होकर के गुजरने चाहिए। कटान बिंदु माना तीनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकलने चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो तीनों अक्ष है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो ऊपर। तो ये प्रमेय इस तरीके से कहता है। दूसरा, समांतर अक्षों का प्रमेय। समांतर अक्ष, इससे पहले हमने लंबवत अक्षों का देखा, क्योंकि तीनों अक्ष कैसे थे? एक दूसरे के लंबवत थे ना। यहाँ पे तीनों को देखो कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सब एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। तीन एक्सेस है 3D में अगर देखो तो वो लंबवत अक्षों का प्रमेय कहलाया। अब अगर समानांतर अक्षों की बात है, समानांतर माना फिर जो दूसरा अक्ष होगा वो क्या होगा? उसके समानांतर होगा, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। किसी अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण उसके समांतर एवं गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई एवं उन अक्षों के मध्य लंबवत दूरी के वर्ग व द्रव्यमान के गुणनफल के योग के बराबर होता है। डायग्राम से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक वस्तु है, ठीक है, और इसकी
ये एक्सेस है। तो क्या कहा, ये जो है, ये जो एक्सेस है इसकी, ये गुजर रही है कहां से, ये गुजर रही है आपके इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ये गुरुत्वीय केंद्र से। गुरुत्वीय केंद्र से ये, ठीक है, ये एक्सेस यहां से गुजर रही है। और ये आपकी वो ये इसको ले लो आप, वाई एक्सेस ही ले लो, वाई अक्ष, ठीक है। अब इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि कोई वस्तु है जिसके गुरुत्वीय केंद्र से एक घूर्णन अक्ष गुजर रहा है, ये घूर्णी अक्ष आपका है ना, ये कौन सा अक्ष है आपका, ये घूर्णी अक्ष या वाई एक्सेस इसको कहा हमने। इसके समानांतर अगर कोई अक्ष है, ठीक है, हम मान लेते इसके समानांतर कोई अक्ष है यहां पे, इसके समानांतर जो अक्ष है से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण है आई, ये जो आपका अक्ष है इसके परितः जड़त्व आघूर्ण है आई, ये ऐसे घूम रहा है। एवं उन अक्षों के मध्य लंबवत दूरी के वर्ग, मान लेते हैं ये जो आपका घूर्णी अक्ष है, इससे इसकी जो दूरी है वो कितनी है, वो है r, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है r, ठीक है, ये कोई अक्ष है। तो एवं उन अक्षों के मध्य लंबवत दूरी के वर्ग एवं द्रव्यमान के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है कैपिटल M, ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान है कैपिटल M, ठीक है, और ये आपकी एक अक्ष है, समानांतर अक्ष, समानांतर अक्ष। हमने एक अक्ष कंसीडर की है जो आपकी इस अक्ष के, जो कि गुरुत्वीय केंद्र से गुजर रही है, उसके समानांतर है। और इस अक्ष की जो दूरी है आपकी पहली वाले अक्ष से CG से वो है r, ठीक है, r दूरी है, और इस वस्तु का मास है m। तो इसका ये कहना है कि इसका मान लो अगर हम जो जड़त्व आघूर्ण है I डैश, इसका जो जड़त्व आघूर्ण समझ रहे हो, जब ये समानांतर है, मान लो ये एक चीज है, ठीक है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला मान लो यहां से, ये यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस गई है, ये ऐसे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली जो है वो यहां से गई हुई है, ठीक है, तो इसके समानांतर मान लो यहां, ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली गई है, इसके समानांतर मान लो यहां कोई अक्ष है। तो अभी हम जड़त्व आघूर्ण ऐसे ऐसे देख रहे थे, इसके अलोंग वो है I, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू, और अगर किसी अक्ष से समानांतर अक्ष से लेंगे तो फिर ये कैसे घूमेगा, ऐसे, इस तरीके से। तो वो कहना है कि ये जो इस तरफ इसके किसी अक्ष पर जो जड़त्व आघूर्ण होगा, जब ये वस्तु ऐसे से घूमेगी, वो किसके बराबर होगी, किसके जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगी, तो वो होगा I डैश किसके बराबर, जो इस अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण हो रहा था I प्लस इस वस्तु के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के और इन सब के योग के बराबर, ये होता है आपका I डैश। यह है समानांतर अक्षों का प्रमेय। फिर से एक बार बता रहा हूं, समानांतर अक्षों का प्रमेय क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई वस्तु है और इसके CG से, गुरुत्वीय केंद्र से अक्ष गुजर रहा है जिसके परितः ये वस्तु मान लो घूम रही है, तो इससे r दूरी पर एक समानांतर अक्ष हम ले लेते हैं, और उस अक्ष के परितः हमने अज्यूम किया कि जड़त्व आघूर्ण I डैश है, तो वो I डैश किसके बराबर होगा, उसका कहना है वो है इस अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है I प्लस इस वस्तु का जो पूरा मास है, दोनों अक्षों के बीच की जो दूरी है, उनके वर्ग के गुणनफल के और इसके योग के बराबर होगा। यह समानांतर अक्षों का प्रमेय, ठीक है। अच्छा, हम किसी रिंग के लिए जड़त्व आघूर्ण देख लेते हैं, हम एक दो निकाल करके देख लेते हैं कि कैसे ही होगा। बाकी इसमें आपको याद ही करना है डायरेक्टली, लेकिन कुछ एक चीज को हम निकाल करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक रिंग है,
जिसकी r त्रिज्या है और m द्रव्यमान, इसके केंद्र व तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। देख लेते हैं, हम एक रिंग बना लेते हैं। एक रिंग है, ये रिंग, इसके बीच का मुझे कलर गायब करना पड़ेगा। मान लो ये एक रिंग है और ये इसका केंद्र बिंदु। चलो ठीक है, यहाँ पे इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, तो ये एक अक्ष है आपकी, इस अक्ष का नाम हम घूर्णी अक्ष, ये आपकी क्या है, घूर्णी अक्ष। तो ये घूर्णी अक्ष है और ये एक रिंग है। तो इस रिंग के लिए क्या हमें पता करना है, रिंग के लिए जड़त्व आघूर्ण हमें पता करना है। तो माना r त्रिज्या की, इसकी त्रिज्या कितनी है, हम मान लेते हैं r, त्रिज्या है इसकी r, ठीक है, कैपिटल R। और m इसका क्या है, द्रव्यमान। इसका जो पूरा द्रव्यमान है वो कहां पे है, केंद्रित तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या द्रव्यमान केंद्र तो बीच में ही मानेंगे, लेकिन जो पूरा का पूरा द्रव्यमान है वो इसकी परिधि पर सिमटा हुआ है। बीच में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक रिंग है, जैसे जैसे कंगन होता है, तो कंगन के समान ही है, ये एक रिंग है, तो बीच में खाली है। पूरा का पूरा द्रव्यमान इसका कहाँ है, इसकी परिधि पर ही सीमित है। तो इसका केंद्र एवं तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। इस तल के, ये जो आपके अक्ष है, इसके लंबवत हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है जब ये डिस्क ऐसी ऐसी घूमेगी। तो अब हम कैसे मानेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक रिंग का छोटा सा भाग dx, जिसका द्रव्यमान dm है, कि पूर्ण अक्ष से दूरी, पूर्ण घूर्णन अक्ष से, यह है घूर्णी अक्ष से, घूर्णी अक्ष से दूरी r है, ठीक है। जैसे यहां पे कोई एक आप ले लेते हो, एक छोटा सा यहां पे आप इधर इधर ले लो, मान लो ये छोटा सा हिस्सा, ठीक है, इसकी कितनी दूरी है यहां से, ये है r, ये है r, ठीक है। और कितनी इसकी लेंथ हम कहे, वो है dx, और इसका द्रव्यमान कितना है, मान लो अगर ये पूरा का पूरा कैपिटल M है, तो हम इसको मान लेते हैं dm, हम इसको क्या मान लेंगे, dm, ये हो जाएगा आपका dm। ये एक रिंग है, रिंग का छोटा सा dx लंबाई का हमने छोटा सा द्रव्यमान लिया है dm, जिसकी घूर्णन अक्ष से जो दूरी है वो है r। तो अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी रिंग का जो पूरा का पूरा एरिया है, अगर हम कहें, वो तो परिधि में ही सीमित है, परिधि में सीमित है, मतलब 2 पाई r। पूरा का पूरा द्रव्यमान कितना है,
जो कितने इसका होगा, वो होगा 2 पाई आर का, क्योंकि परिधि उतनी है, एरिया उतना ही है। तो 2 पाई आर एरिया का द्रव्यमान अगर कैपिटल एम है, तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं रिंग का द्रव्यमान कैपिटल एम, 2 पाई आर का द्रव्यमान है कैपिटल एम। तो एक मात्रक लंबाई का द्रव्यमान हम जानते हैं ना, फिर हम कैसे निकालेंगे? अगर 2 पाई आर का द्रव्यमान एम है, तो हम ये मानते हैं कि एक मात्रक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा? एम अपॉन 2 पाई आर। एम अपॉन 2 पाई आर, यही इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं ना मैथ्स में किसी भी चीज को। और अगर हमें निकालना है डीएक्स लंबाई का द्रव्यमान, ये है डीएक्स लंबाई का छोटा सा द्रव्यमान जिसे हमने डीएम से रिप्रेजेंट किया है। तो डीएम यहाँ आप कैपिटल कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ कैपिटल एम लिया है, तो अब यहाँ भी कैपिटल एम ले सकते हो। डीएक्स लंबाई का द्रव्यमान है डीएम, वो कितना होगा? एम अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएक्स, यही होगा ना भाई। अगर 2 पाई आर का द्रव्यमान कैपिटल एम है, एक मात्रक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा? ये यहाँ इसके नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, m अपॉन 2 पाई आर। फिर हमसे बोला जब एक मात्रक लंबाई का द्रव्यमान m अपॉन 2 पाई आर है, तो फिर dx लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा? dm बराबर होगा वो इसके मल्टीप्लीकेशन में dx आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना, हम कितना भी निकालना है तो इस तरीके से ही हम निकालते हैं। ठीक है, मान लो जैसे मैं एग्जांपल दूं, भाई बोला गया 10 मीटर लंबे वायर का द्रव्यमान, वायर का जो द्रव्यमान है वो है 2 किलो मान लो। तो फिर भाई 10 मीटर वायर का द्रव्यमान 2 किलो है, तो फिर 1 मीटर का कितना होगा? 1 मीटर वायर का द्रव्यमान वो होगा आपका 2/10 केजी, यही होता है। और फिर बोला गया अगर 1 मीटर का इतना है, तो फिर भाई 5 मीटर का कितना होगा, या 4 मीटर का कितना होगा? 4 मीटर का द्रव्यमान कितना होगा? तो बस कुछ नहीं होगा, ये 2/10 गुणित 4 कर देंगे हम, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? 4 मीटर का द्रव्यमान। यही चीज को हमने यहाँ पे किया है, कुछ नहीं है वो। तो ये यहाँ पे इस तरीके से निकला। ठीक है, अब आगे क्या? हाँ, अब हमने इसको कहां पे रख दिया? हमारा जो फॉर्मूला था, इससे पहले हमने निकाला है जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो याद करो, पीछे हमने पढ़ा हुआ है I इक्वल टू आर स्क्वायर डीएम। पीछे हम देख चुके हैं जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला ये होता है। तो बस कुछ नहीं, हमने उसमें डीएम की जगह क्या रख दिया है? m अपॉन 2 पाई आर dx। फिर रिंग के लिए जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा भाई? आर स्क्वायर बाहर निकल आएगा, m बाहर निकल आएगा, 2 पाई आर निकल आएगा। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि लिमिट क्या है? लिमिट है इसकी 0 से 2 पाई आर। अरे भाई परिधि है ना वो, तो परिधि कितनी होगी? लंबाई ये पूरी की पूरी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर तक आप लिमिट ले लोगे 0 से 2 पाई आर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, m अपॉन 2 पाई आर बाहर निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचा? dx। dx का ही इंटीग्रेशन होगा, तो dx का इंटीग्रेशन होगा, तो मैं अगर यहाँ डायरेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? आर स्क्वायर m अपॉन 2 पाई आर को बाहर निकाल देंगे, और इंटीग्रेशन यहाँ किसका हो जाएगा? आपके dx का। dx 0 से 2 पाई आर, यहाँ r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको हटाई दो यहां से। तो इसका सॉल्व करने पे कितना आएगा आपको? आप देख सकते हो m r अपॉन 2 पाई r, और यहां क्या हो जाएगा फिर? dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x 0 से 2 पाई r। बस फिर क्या होगा आपका? आप इसके बाद ये मैं यहां कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका, यहां 2 पाई है सिर्फ, है ना, m r अपॉन 2 पाई, और यहां क्या होगा? 2 पाई r माइनस 0, यही होगा। बस इसके बाद यहां है, ये है m r अपॉन 2 पाई r और 2 पाई r। ये r नहीं है ना, ये कट गया है, ये पहले ही फिनिश हो चुका है यहां से। ये जो था ना, यहां से यहां हमने इसको कैंसिल कर दिया है। तो ये है एम आर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर आया है यहाँ पे, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिल गया हमें? एम आर स्क्वायर।
तो एक रिंग के लिए जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? एक रिंग के लिए जिसके गुरुत्वीय केंद्र के अक्ष के परितः अगर हम जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, वो होगा I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। कितना होगा? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका जड़त्व आघूर्ण किसी रिंग के लिए। रिंग ली थी हमने, ठीक है, उसमें छोटा सा dx लंबाई का एक मास लिया जिसका मास था dm। फिर हमने इसको सॉल्व किया, r इसकी त्रिज्या है, हमने इसको एक सिंपल मैथ्स के नियम से निकाला। फिर उसके बाद हमने जो I इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम, जो जड़त्व आघूर्ण का एक फॉर्मूला है, उसमें हमने इसको फिल किया, उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर हमको ये मिला, ठीक है, और I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये हमें फाइनली मिला। ठीक है, अब स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तल के लंबवत, तल के लंबवत स्पर्श रेखा के सापेक्ष। तो कैसे? हम यहीं पे निकाल लेते हैं उसको। आपको बताना पड़ेगा यहां पे कौन सा प्रमेय लग रहा है, प्रमेय कौन सा है वो हमें देख करके पता करना पड़ेगा। मान लो, कहां गया, फिर से हम वही एक रिंग ले लेते। ये एक रिंग है, ये आपकी एक केंद्र से गुजरने वाली एक्सिस, कलर इसका चेंज कर देते हैं। और इनका क्या कहना है यहाँ पे? स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तल के लंबवत, स्पर्श रेखा के सापेक्ष। तो यहां पे एक हम रिंग ले लेते हैं, रिंग बोल रहा हूं, स्पर्श रेखा कहां से गुजरेगी भाई? यहां से। ठीक है, यह है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा के सापेक्ष, स्पर्श रेखा माना किनारे पे है ये, तो इसके सापेक्ष मतलब ये अभी पहले सेंटर के इस पे देखा था, अब यहां पे जैसे कि मान लो ये एक सर्कल ही है, गोला, तो अभी हम बीच में देख रहे थे, अब स्पर्श रेखा के सापेक्ष मतलब इस स्पर्श रेखा के चारों ओर ये वस्तु ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, इस तरीके से। ये स्पर्श रेखा है, किनारे पे इसकी उससे परिधि से, तो ये ऐसे 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 घूमते रहेगी। तो ये पूछा है इसमें स्पर्श रेखा के सापेक्ष कितना होगा। ठीक है, तो यहां कितना होगा? ये आपका स्पर्श रेखा हो गई, और इसकी यहां से दूरी कितनी है? ये दूरी है r, ठीक है, और इस वस्तु का मास कितना है? m। ये है आपकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है, ये आपका घूर्ण, ये आपके y अक्ष, ये आपका केंद्र से, तो इसके परिधि कितनी होगी? तो आप देखो, ये समानांतर अक्ष वाला यहाँ पे नियम लगेगा, लंबवत नहीं है ना। ये देखो, ये y अक्ष और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तो समानांतर वाला रूल लगेगा यहाँ पे। तो वो रूल क्या होता है हमारा, वो हम जानते हैं, I डैश इज इक्वल टू I प्लस एम आर स्क्वायर। ये है I डैश, इसका जड़त्व आघूर्ण, इसका है I, और ये R इसकी स्पर्श रेखा से दूरी हो गई, तो यहां लग जाएगा I डैश इक्वल टू I प्लस एम आर स्क्वायर। I हम जानते हैं एक रिंग का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो हमने अभी निकाला, वो होता है एम आर स्क्वायर। किसी भी रिंग का उसके केंद्र के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है वो होता है एम आर स्क्वायर, तो हमने वो एम आर स्क्वायर लिख दिया, प्लस इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी r के स्क्वायर और उसकी वस्तु के मास के मल्टीपल, तो ये होता है एम आर स्क्वायर। तो ये दोनों जुड़ गए, तो क्या आया आपके पास? 2mr स्क्वायर। यही स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तल के लंबवत। फिर व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, व्यास के परितः मतलब जैसे यहां पे अगर हम देख रहे थे, इसको दो डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। मान लो ये जो वस्तु, ये एक रिंग है,
ठीक है, इसका व्यास, ये गोल ही है रिंग, ठीक है। ये अगर इसको ऊपर से देखोगे तो कैसी दिखेगी, ये एक सर्कल दिखेगी, ऊपर से देखोगे तो ये ऐसी दिखेगी, ठीक है। और ये हम साइड से देख रहे हैं, ये हम साइड से देख रहे हैं और ये ऊपर से ऐसी दिखेगी, है ना। तो इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, व्यास, व्यास कहां होगा इसका, व्यास होगा जैसे ये व्यास है ना इसका, अगर ऊपर से देखोगे तो ये व्यास है, ये, या फिर ये भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, इधर से ले लो या इधर से ले लो, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो व्यास क्या है, वो ऐसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा ना, ये आपका साइड व्यू से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो इसके लंबवत अक्ष वो भी बनानी पड़ेगी। इसके लंबवत जो अक्ष है वो क्या है, ये चलो ठीक है, ये इसकी लंबवत अक्ष है, ठीक है, लंबवत अक्ष। और इसका जो जड़त्व आघूर्ण है ये y अक्ष। तो क्या कहा है इनने, व्यास के परितः, ठीक है, व्यास कोई भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, इसके परितः आपको निकालना है, ठीक है। तो ये देखो अगर ध्यान से, तो इसके लिए ये y अक्ष है तो ये x हो जाता है, और इधर वाला कौन सा हो जाएगा, इसका z। ये एकदम सीधा नहीं है, ये टेढ़ा, आप ऐसे लेके चलो, तो तीनों एक ही जगह से क्रॉस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहां पे कौन सा नियम लगेगा, लंबवत अक्षों का प्रमेय। तो अगर मुझे ये पता है, आई वाई पता है, तो मैं ये दोनों अगर देखोगे व्यास तो सेम है ना इसका, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से देख लो, व्यास तो इसका बिल्कुल सेम है ना। मतलब z अक्ष के परितः अगर वस्तु घूमेगी तो उसका घूर्णन अक्ष, x एक्सिस के परितः अगर कोई वस्तु घूमेगी तो उसका जो आपका जड़त्व आघूर्ण है, उन दोनों का योग किसके बराबर होगा, उसके लंबवत जो y अक्ष के परितः घूमने पे हमें मिलेगा। तो y अक्ष की परितः अगर आपको निकालना है, वो हम जानते ही है एक्चुअली, अगर हम यहाँ पे वही लंबवत अक्षों का प्रमेय वाला लगाए, आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। तो अगर यहां हम इस रिंग में देखें ध्यान से, तो आई वाई हमें पता है एक रिंग का उसके केंद्र के परितः कितना जड़त्व आघूर्ण होगा, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना होता है वो, एम आर स्क्वायर, यही होता है, देख लो भाई क्या था, एम आर स्क्वायर, है ना, रिंग के लिए जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ आई एक्स कितना होगा, आई एक्स माना उसकी व्यास के परितः, मैं लिख सकता हूं यहाँ आई व्यास, और दोनों का व्यास तो सेम ही है, तो मैं दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं, आई व्यास। भाई यहां ध्यान से देखो, ये व्यास सेम है, चाहे एक्स अक्ष की बात करें चाहे जेड अक्ष की बात करें, दोनों का व्यास सेम है, ठीक है। तो उसके परितः अगर वस्तु घूमेगी तो वो जड़त्व आघूर्ण आपको सेम ही मिलने वाला है। अब यहां से क्या आ जाएगा आपका, एम आर स्क्वायर इक्वल टू 2i व्यास। तो आपका इस व्यास के परितः, किसी भी व्यास के परितः x या z, वो हो जाएगा आपका 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। अब इसके बाद है स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण अगर तल में स्थित हो, यही चीज है, देखो उसी को हम देख लेते हैं, ये जो हमारा डायग्राम बना है यहाँ पे, सेम वैसी ही चीज हो जाएगी, व्यास के परितः स्पर्श रेखा के परितः बेसिकली। तो हम उसी डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। अगर इस तरीके से आप रिंग देख रहे हो, ठीक है, व्यास इसका ये है, मान लो ये इसका व्यास, ये व्यास है, ठीक है। तो ये व्यास तो इतना ही होगा, इसको हटा ही देते हैं। तो उसमें बोला है कि स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण, ये व्यास के लिए है, ठीक है। ये किसकी कंडीशन में है, व्यास वाली कंडीशन में ही हम इसको कर रहे हैं। तो व्यास के इसमें क्या करेंगे, इसकी स्पर्श रेखा के परितः,
समानांतर अक्षों की प्रमेय से, इसके परितः, तो यहां से यहां से आप ये ले लो या इस तरफ ले लो, चलो मैं इधर ले लेता हूं। ये समानांतर अक्षों के प्रमेय से, यहां इसको कलर दे देते हैं हम येलो। तो ये कहा है अगर समानांतर व्यास के परितः अक्ष के, ठीक है, मना इसके, अब ये कैसे घूमेगा तो आप समझ सकते हो, अगर ये स्पर्श रेखा कैसे, तो ऐसे ऐसे घूमेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ लंबवत वाला प्रमेय नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट हो गया, और इस सेंटर पॉइंट से आपकी स्पर्श रेखा की दूरी कैपिटल आर, इसकी जो त्रिज्या है वो भी कैपिटल आर है। वस्तु का मास आप मान लो m, ठीक है। तो हम लोगों को पता है अगर हमें स्पर्श रेखा का निकालना है, आई स्पर्श, ये स्पर्श रेखा है, इसका जड़त्व आघूर्ण किससे निकालेंगे हम, समानांतर अक्ष के प्रमेय से, जो हम पहले देख चुके हैं बहुत अच्छे से। और ये आपका क्या है, ये व्यास, ये यहां का जड़त्व आघूर्ण कौन सा होगा आपका, व्यास। व्यास नाम दे देता हूं मैं क्योंकि व्यास के परितः है। तो फिर अगर मुझे स्पर्श रेखा के परितः निकालना है जड़त्व आघूर्ण, तो कैसे होगा, तो हमें सेम वही I प्लस mr² का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। I यहाँ क्या होगा, व्यास का जड़त्व आघूर्ण, व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, और m इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, रिंग का जो द्रव्यमान है, और r क्या है, r उस स्पर्श रेखा से उसकी दूरी, ठीक है। तो ये होगा I स्पर्श बराबर से, ये कहां से निकल रहा है याद करो, हमारा जो फॉर्मूला है समानांतर अक्षों की प्रमेय का, I डैश इक्वल टू I प्लस mr², ये फॉर्मूले से निकलेगा। I स्पर्श बराबर से I व्यास प्लस mr², ठीक है। I व्यास हमें पता है, हम इससे पहले ही निकाल चुके हैं, वो है 1/2 mr²। यहां देख लो, ये निकाला हमने, है ना, व्यास के परितः जो आपका ये I व्यास, I व्यास, व्यास के नहीं, ये तो उसका हो गया ना, ये यहां पे आप ले सकते हो, ये व्यास ही है बेसिकली, इधर I व्यास। ये थोड़ा y और उसमें कंफ्यूज नहीं होना, y और उसमें थोड़ा सा फर्क आप समझ लेना उसमें। तो I व्यास आपका 1/2 mr² है, यहां है I डैश इक्वल टू I प्लस mr², तो हमने I स्पर्श लिखा इसको, I व्यास प्लस mr²। I स्पर्श और I व्यास में पता है पिछली इक्वेशन से, वो होता है 1/2 mr² प्लस mr²। जब हमने इनको जोड़ा तो यह आया 3/2 mr²। यह स्पर्श रेखा के लिए अगर व्यास के परितः, तो यहाँ पे व्यास को कंसिडर करना जरूरी है व्यास के लिए, ठीक है। तो ये आपके प्रमेय से आपको यहाँ पे स्पर्श रेखा के लिए मिल जाता है 3/2 mr², ठीक है। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद करने की जरूरत है, हर एक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि प्रमेय कंसेप्ट पूछे जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर इसके अलावा हम कुछ एक फॉर्मूला देख लेते हैं डायरेक्टली। एक चकती, कुछ मानक पिंडों के जड़त्व आघूर्ण चकती, वही हमने एक डिस्क के लिए भी 1/2 mr² होगा, निकाल भी सकते हो आप, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है, याद रख ले तो भी ठीक है। फिर है एक रॉड के लिए कितना होगा भाई, रॉड के लिए एक रॉड है ऐसी, तो उसके लिए आपका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा I इक्वल टू ml²/12, ठीक है। L इसकी लेंथ है, M इसका मास है, ये सॉल्व करने पे इतना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे हमने इसको सॉल्व किया ना, इससे ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर खोखला बेलन है, खोखले बेलन के लिए, एक खोखला बेलन है, उसके लिए कितना होता है भाई, I इक्वल टू mr²। ठोस बेलन के लिए, कंप्लीट ठोस बेलन है, उसके लिए कितना होगा, I इक्वल टू mr²/2। और ठोस गोला है, स्फीयर, गोला कंप्लीट, सर्कल नहीं है, स्फीयर है, वो होगा 2/5 mr²। गोले के लिए कितना होगा, 2/5 mr², ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, है ना, आप इसको नोट कर लेना, इसको याद कर लेना। चकती के लिए, तो ये रॉड के लिए, ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होंगे आपके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है, वो यहीं पर समाप्त होता है। तो अब साफ है
कि हर घूमने वाली वस्तु का जड़त्व आघूर्ण सिर्फ उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन उस वस्तु का द्रव्यमान उसकी धुरी से कितनी दूरी पर है, उस दूरी पर भी निर्भर करता है। और इसी कारण से हर घूमने वाली चीज अलग तरह का व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो ऐसे ही डीप कंसेप्ट को समझने के लिए आप आज ही क्विक एजुकेशन की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही साथ क्विक एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।